नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसमें आज हम बात कर रहे हैं 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। और इस करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपके काम आएगी। 2022 तक के एमपीपीएससी के जो पेपर थे 10 साल के, यानी लगभग आप मान के चलिए 10 साल का जो फेज था, उसका यूट्यूब पे आज से 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में 10 साल के जो क्वेश्चन है उनसे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। वो सीरीज यूट्यूब के ऊपर डली हुई है। उसी सीरीज में अब चूंकि 2022 तक के वीडियो में बना चुका हूं, तो 2023, 24 और 25 में जो पेपर आए हैं उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या नेचर से पेपर आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस अप्रोच पर हमें तैयारी करना है, इसकी एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। पहला वीडियो आपको संडे को मिलेगा, इसी संडे। उसमें 2 यूनिट होंगी, यूनिट 1 और यूनिट 2। इसी क्रम में हर 2 दिन के बाद आपको एक पेपर मिलेगा, 2 से 3 दिन के अंदर। लगभग हम 10 दिन के अंदर उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, 2-2 यूनिट्स की, तो 5 यूनिट्स के इस तरह से पेपर होंगे। किस तरह से क्वेश्चन लूंगा मैं आपको अभी यहाँ दिखा दे रहा हूँ करंट अफेयर शुरू करने से पहले। तो जैसे सबसे पहले हमने यूनिट 1 लिया, हम पहले इसको डीकोड करेंगे पूरा यूनिट 1 को कि एक्चुअल क्या नेचर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर लास्ट 3 ईयर के दो 2025 के क्वेश्चन हैं, उसके बाद जस्ट 2024 के क्वेश्चंस हैं, फिर जस्ट उसके बाद 2023 के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे, क्यों क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से आए, क्या नेचर के क्वेश्चंस हैं। सेम फिर हम आएंगे यूनिट नंबर 2 एमपी की हिस्ट्री वाले पे। उसमें भी जो है वो लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। पर इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर एक 10 साल के टेस्ट पेपर की सीरीज है, उसका लिंक जो है, अगर कहा जाए, जो ये आज का करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा नीचे। तो आपके पास जो है वो आज शनिवार का समय है, आप आराम से रिलैक्स होकर वो 10 साल का हिस्ट्री का जो है वो पेपर देखिए, और उसमें ये 3 साल के पेपर अपडेट कीजिए, तो 13 साल के पेपर, हर एक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या, क्या नेचर से पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा और आपकी तैयारी में भी एक नई आपको अप्रोच जो है मिलेगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो आएंगे, ये वीडियो के नोट्स प्रॉपर आप बनाइए, और जहां डाउट्स है वहां क्वेश्चन भी कीजिए जो है वो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक साथ में इंफॉर्मेशन थी संडे के वीडियो के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसरो के SLBM-3M6 द्वारा ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 एक स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 का संबंध अमेरिका से, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, 6100 किलोग्राम का ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी की भू स्थिति कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे भी आपको ये चीज याद ही होगी कि जो बहुत हैवी सैटेलाइट्स होते हैं वो नॉर्मली जो है वो लोअर अर्थ तक ही हम लेके जाते हैं। 3 तरह के हमारे पास अर्थ के पास ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट है जिसको हम LEO या, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। एक है MEO, और एक है GEO, जियो स्टेशनरी जो है वो ऑर्बिट, भू स्थितित कक्षा, जो 35,786 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स वहां से जो है वो शुरू होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर डी वाला जो है वो गलत है। अब ये क्यों गलत है इसको समझने के लिए हम इसरो के ओरिजिनल जो है इस मिशन को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला आपको दिख रहा है कि मिशन का नाम है, ठीक है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ये एक सैटेलाइट है, यानी कि एक पूरा के पूरा स्पेस क्राफ्ट है। दूसरा ये है रॉकेट LVM-3M6। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स या अपने मिशंस इंडिया से लॉन्च करा रहा है। इससे बड़ी तो कोई और जो है वो हमारे लिए उपलब्धि जो है वो हो नहीं सकती। ये एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो हम अपने लिए जो है वो मान सकते हैं। तो पहला तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए याद क्या रखना है, साफ है कि ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल LEO। ठीक है, LEO लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आएगा ये। दूसरा यहाँ पर अगर देखें कि इसका वेट जरूर पूछेगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे हैवीएस्ट है, तो फिर तो वेट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनना तय है कि भाई कितना इसका जो वेट रहा, क्या रहा। तो वो भी आप याद रखिए कि ये 6000, ये लिखा हुआ है
कि विच इज द हैवीएस्ट पे लोड 6,100 किलोग्राम इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट इनटू द, ठीक है, LVM-3 लॉन्च हिस्ट्री। उसकी जो LVM-3 का जो लॉन्च हिस्ट्री है, M6 यानी ये इसका छठवां मिशन है या सिक्स्थ मिशन है। यहाँ पर ये भी मैंने इसके अंदर जो है वो डाला है। तो एक बड़ी अचीवमेंट आप ये हमारी जो है वो मान सकते हो भारत की। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है पूरा फेस इसरो का यहाँ पे, और नीचे लिखा भी है कि प्रधानमंत्री ने LVM-3 M6 द्वारा ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 के सफल प्रक्षेपण प्रक्षेपण पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये मतलब अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है वो देखने वाली बात है, कैसा बनता है वो भी जो है वो देखा जाएगा क्या है। और इस पूरी अगर कहा जाए प्रणाली में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट इसरो के साथ अगर किसी का इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है तो वो है, हर जगह लिखा हुआ NS, जगह कहा जाए IL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की एक कमर्शियल विंग है। जो इसरो के पहले एंट्रिक्स नाम की एक कमर्शियल विंग थी, जो इसरो के कमर्शियल मिशंस को जो है वो देखा करती थी। अब जो अगर कहा जाए कि इसरो की एक कमर्शियल विंग जो है वो अगर कहा जाए न्यू इंडिया स्पेस जो अगर कहा जाए लिमिटेड, ये NSIL भी आपको याद रखना है। और पूरा इतना आर्टिकल तो याद ही रखना है, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड ऑफ द, ठीक है, शार यानी श्री हरिकोटा रेंज। दिस इज मिशन बीइंग द अंडरटेकन द पार्ट ऑफ द कमर्शियल, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन द NSIL एंड द साइंस LLC एंड US बेस्ड कंपनी, उनके बीच ये मिशन था। तो इस नजरिए से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे आएगा एग्जाम में वो तो देखना पड़ेगा। फिर अगला ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये ग्लोबल सिनेरियो में हमें एक अलग नई पावर के रूप में जो है इसने लाके खड़ा करते हैं। इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है वो बन सकता है। पहले तो एक सेकंड रखिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो हाँ, बस एक मिनट, इसमें क्या होगा, कर्सर इधर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है। हाल ही में भारत द्वारा किस परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है INS अरिहंत। पहले तो हमारे पास यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला है कि परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी यानी INS अरिहंत एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। दूसरा, K4 एक मिसाइल है जो कि इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, मिसाइल्स की कई तरह की रेंज होती है। जैसे अगर हम कहें कि मिसाइल्स की जो सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल होती है उनको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये 5,500 किलोमीटर या उससे लंबी की दूरी जो है वो तय करती है। ऐसी मिसाइल्स बनाने वाले दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही हैं, जैसे इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसराइल है। इन देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल जो अगर कहा जाए बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इससे कम वाली जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब मिसाइल्स के अलग अलग कैटेगरी होती है। K4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में, के जो शब्द है कलाम को इंडिकेट करता है, उनके सम्मान में है। और इस मिसाइल की सबसे अच्छी खासियत ये रही कि जिस सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया वो सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड, यानी हर कुछ समय के बाद उस सबमरीन को सरफेस पे आने की जरूरत होती नहीं। जैसे हमारे पास कोई एक सबमरीन है जो डीजल से चलती है, जनरली किलो क्लास सबमरीन हमारी डीजल से चलती है। अब डीजल से चल रही है सबमरीन तो उसको कहीं ना कहीं एयर के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए सरफेस पे तो आना पड़ेगा, कंबंशन तो डीजल का उसी से होगा। तो ऐसी सबमरीन्स क्या हो जाती है, ट्रैक हो जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है वो कई महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रह सकती है। कई महीनों तक उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, जब तक उनके अंदर जो भी अगर कहा जाए नौसैनिक है उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है तब तक वो रह सकती है, उनको खुद के लिए जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिला? पहला, कि अब हमने ये दुनिया को दिखा दिया कि भाई चाहे वो थल हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो आसमान हो, मतलब हम हमारे जो अगर कहा जाए एयरक्राफ्ट से भी, हम हमारी जो अगर कहा जाए सबमरीन से भी, हम हमारी जो अगर कहा जाए थल सेना से भी यानी जमीन से भी किसी भी देश पर हमला करने में सक्षम हैं। दूसरा, ये मिसाइल जो K4 मिसाइल है, ये मिसाइल की एक और अच्छी खासियत है कि ये लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है, यानी परमाणु बम को भी ले जा सकती है।
इससे और दुनिया में जो अगर कहा जाए चिंता का विषय, कई देश जो हमारे रिवेल हैं उनको टेंशन भी हो गई। क्योंकि होता क्या है कि सपोज मान के चलिए, इन केस मान लीजिए किसी देश का वॉर छिड़ गया, और वॉर में उसने जो हमारे जैसे अगर कहा जाए कि कोई जमीनी क्षेत्र है जहां पर हमने मिसाइल तैनात करी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नुकसान तो होता है। लेकिन अगर कोई मिसाइल किसी सबमरीन के अंदर है, उसे कैसे कोई डिस्ट्रॉय करेगा, उसे कैसे, क्योंकि स्टिल सबमरीन है, उसे कैसे कोई खोजेगा। उस दिशा में ये जो हमारा मतलब टेस्ट है, ये हमें ग्लोबल सिनेरियो में काफी एक पहचान दिला रहा है। तो इंडियन सक्सेसफुली टेस्ट 3500 किलोमीटर रेंज K4 मिसाइल फ्रॉम द न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात। या तीन तरह के प्रश्न हैं। मैंने हमेशा बोला कि हम एग्जाम में क्या आएगा उसको पहले फोकस करना चाहेंगे। तो INS अरिघात एक न्यूक्लियर सबमरीन है, पहला क्वेश्चन हो गया। K4, ठीक है, जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो है अगर कहा जाए एक मिसाइल है। दूसरा के K4 मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ये अग्नि 3 मिसाइल का ही एक अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है कि हमारे पास जो मिसाइल हैं, उन्हीं मिसाइल्स को हम कई अलग अलग वर्जन्स में जो है वो उपयोग करते हैं। तो हमारे पास अगर कहा जाए कि जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर कहा जाए है, और जो है अगर कहा जाए कि हमारे पास उससे कम रेंज वाली भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यानी टेक्निकली कहा जाए कि जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ले लो या दूसरी मिसाइल ले लो, उसमें अग्नि जो 3 मिसाइल की हमारी रेंज है यहाँ पर, वो मिसाइल का ही हमने ये एक प्रकार से समुद्री वर्जन लॉन्च किया है। तो आपको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या तैयार हो गया कि यहाँ अगर आपने ध्यान से समझिएगा, कोई चीज अगर हमने पढ़ी है और उसको हमने लिंक कर लिया है, तो एग्जाम में अगर ना भी पढ़ा हो तो भी आएगा। जैसे आपको क्या समझ पड़ा कि K4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब 3500 किलोमीटर तक ये रेंज कर रही है। अब अगर मैंने आपको ये बताया कि सब अग्नि 3 मिसाइल का जो अगर कहा जाए एक ये अपग्रेड वर्जन है, या जो अगर कहा जाए कि समुद्री उसमें लॉन्च करने के लिए वर्जन है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अग्नि 3 भी हमारी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे कोई पूछे कि क्या अग्नि 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि अग्नि 3 जो है अगर कहा जाए कि 3500 किलोमीटर की रेंज से जुड़ी हुई मिसाइल है, इसलिए वो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से आपस में जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है कि ये इसका वर्जन है, कैसे है, ये आपको समझ पड़ ही गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया। संथाली भाषा को ठीक है अगर कहा जाए, भारत के संविधान को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए, पहले समझिए, आप कहोगे कि करंट में तो केवल इतना है कि अभी हाल ही में हमने अगर कहा जाए संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आंसर इसका है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल प्रेस रिलीज देखें, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये इस प्रेस रिलीज को देखें, तो इस प्रेस रिलीज से देखो स्टैटिक क्वेश्चन कैसे सब्जेक्ट से तैयार होता है। प्रेस रिलीज में लिखा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर से हो गया। इससे जुड़ा हुआ एक अब स्टैटिक क्वेश्चन है, क्या क्या हो सकता है। देखो, भारत के संविधान अब संथाली भाषा और ठीक है ओल चिकी लिपि में वो उपलब्ध होगा। अब आपको ये क्वेश्चन यूनिक हो गया, UPSC ये क्वेश्चन पूछता है कि ओल चिकी लिपि का संबंध किससे। अब दिमाग खराब हो गया, कहीं ने तो सुने ही नहीं ये क्या चीज है, कौन सी स्क्रिप्ट है। जैसे अगर मैं अगर जो बोल रहा हूँ ये तो हिंदी है, पर लिखी तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जा रही है, तो स्क्रिप्ट तो देवनागरी है। ऐसे ओल चिकी स्क्रिप्ट है यहाँ पर अगर कहा जाए, ये एक हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। दूसरा कि अगर हम इसी आर्टिकल को नीचे पढ़े तो इसमें लिखा है संताली भाषा जिसे 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब हमारे पास एक और जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन हो गया कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अगर कहा जाए का संबंध जो अगर कहा जाए कहीं ना कहीं लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ये हमारे सामने हो गया। और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से जुड़ी हुई है। आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। तो कौन सी कब कब जुड़ी गई वो तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं कभी बाद में। लेकिन हाल फिलहाल रिवीजन के लिए इतना तो तैयार हो गया, रिवीजन के लिए इतना तो तैयार हो गया कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया, इसमें 8 शेड्यूल में जो है वो संथाली भाषा को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे लिंक होते हैं।
आजकल यही पैटर्न जो अगर कहा जाए कि मतलब एग्जाम सेटर को अच्छा लगने लगा, और यही पैटर्न के जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाने लगे। दोनों ही जो अगर कहा जाए, अब क्या पूछेगा वो तो वो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये याद रखिएगा। हाँ, अब जैसे मान के चलिए आप में से ज्यादातर बच्चे से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले का रिवीजन कैसा होना चाहिए, है ना? देखिए, रिवीजन का तैयारी अभी जैसे सपोज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपका तुरंत जो है अगर कहा जाए विद इन ए सेकंड दिमाग क्या जाना चाहिए कि यार एट्थ शेड्यूल जो है उसमें जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो 22 भाषाएं हैं, वो भाषाएं जो अगर कहा जाए कब कब जोड़ी गई, यानी कब कब उनमें आया। जैसे अगर कहा जाए कि जो एट शेड्यूल था, ओरिजिनली एट शेड्यूल में जो थी वो थी 14 भाषाएं। बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1967 में, उसमें हमने क्या करा, इसको सिंधी भाषा को इंसर्ट करा, तो कुल भाषा बढ़कर हो गई 15। फिर बाद में जो अगर कहा जाए 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1992 में, उसमें हमने तीन और भाषाएं जोड़ी, एक थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी, एक थी नेपाली। ऐसे टोटल हो गई अगर कहा जाए 18, यानी 14 प्लस एक 15 और तीन 18। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हम 2003 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और ये वाली संथाली, ये चार भाषाएं डोली, तो 18 और चार हो गई 22। अब आप समझिए, अब ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं। अगर मान के चलिए इसी टॉपिक को पढ़ते समय मैंने तो आपको रिवाइज करा दिया, मैंने नहीं कराया होता, पर क्या आपने सोचा दिमाग के अंदर कि यार ये चार, मतलब अगर कहा जाए 14 प्लस एक 15 प्लस तीन 18 प्लस चार 22, यहां पर इस तरह से, यानी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप सोचिए तीन संविधान संशोधन तैयार हो गए, कुल 22 भाषाएं तैयार हो गई। ठीक है, शुरुआती 15 भाषाएं थी, अब 15 भाषाएं आप इन इनको अगर याद रख लिया तो बाकी तो आपको खुद ही, मुझे लगता नहीं कि आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे अगर कहा जाए गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, मलयालम है, आपका क्या बोलते हैं, बंगाली है, असमिया है, ये लैंग्वेज जो है अगर कहा जाए, संस्कृत है, पंजाबी, ये पहले से ही थी, इनको मिला ले तो कुल 22 हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं और रिवीजन भी होते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, और न्यूज में चल रहा है तो हमने भी सोचा कि एक क्वेश्चन हम बना दें यहाँ पर, और उसको थोड़ा सा समझा भी दें। अब देखो, एक तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो आप वहां से देखिए वो चीज, है ना? अभी हम चूंकि न्यूज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके ऊपर बात करेंगे। पहला है कि अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत यानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन अरावली है, और सबसे नया हिमालय है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि इंडिया का सबसे पुराना पर्वत उठाओ और सबसे नया उठाओ, तो अरावली से हिमालय के बीच की कहानी। अरावली के और भी जोड़ीदार हैं, जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन की सीरीज का ही हिस्सा है किसी ना किसी तरीके से। दूसरा है, इसकी उच्चतम चोटी गुरु शिखर राजस्थान राज्य में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कि इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि अरावली जिले में स्थित कोई भी भू आकृति जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे ज्यादा हो अरावली पहाड़ी कहलाएगी। ये क्वेश्चन गलत, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब ये पहला सही है, दूसरा सही है, ये सही है, और गलत कौन सा हो गया, ये वाला गलत। ठीक है, ये क्यों गलत है अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, यानी चार चीजें। और चौथा जो है वो कि अरावली पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में, ये भी सही। अब ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज के ऊपर चले गए ना, तो यहां से हमने, एक सेकंड इसको हटा दें। अब यहां से हमने ये ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रेस रिलीज लिया जिसमें वो अरावली पहाड़ियों की बात कर रहा है। तो पहले तो समझें कि वो क्या है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं माउंटेन नहीं पढ़ा रहा कि ओल्ड फोल्डेड न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या है। यहां पर जो है कि एक है कि जो ये डेफिनेशन को लेकर मुद्दा उठ रहा है, उसमें क्या है, तो हमको दिख रहा है यहां से कि अरावली में पहाड़ी और रेंज की क्या परिभाषा होगी। इसका निर्धारण हुआ 2002 की एक रिपोर्ट, तो यहां से हम रीड कर रहे हैं कि यह परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित है, जो रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण, यानी अब आपको समझ पड़ गया कि पहाड़ी, ठीक है, रेंज आदि के संबंध में, यानी रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के लिए भी तैयार हो गया, आधारित है। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाले सभी लैंडफॉर्म को पहाड़ी के रूप में पहचान दिया गई, है ना? ये दिया गया, राजस्थान ने इसको अपना लिया।
अब चैलेंज क्या है कि राजस्थान के इस निर्णय को बाकी जो राज्य अरावली में फैले वो भी अपना रहे हैं। इससे दिक्कत हो रही है। अब ये क्या दिक्कत है, पहले क्वेश्चन गलत क्यों हुआ समझ पड़ गया कि पहाड़ी की जो डेफिनेशन है, पहाड़ी वो क्या बोल रहा है कि अरावली जिलों में जितने भी जिले अरावली रेंज के अंतर्गत आ रहे हैं, कोई भी भू आकृति जिसकी ऊंचाई स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो उसे अरावली पहाड़ी करा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो भी पहाड़ी में आएगा अरावली पहाड़ी की डेफिनेशन, उस पर आप किसी भी तरह का खनन माइनिंग आदि नहीं कर सकते हो। तो जैसे एक सिंपल अगर हम रफली एक अरावली पहाड़ी का एक डायग्राम बना लें, जैसे सपोज मान के चलिए हमने ये मान लिया कि ये अरावली पहाड़ी है। अब ये जो पहाड़ी है, इसमें ये इसकी ऊंचाई यहां तक हमने मान ली है 100 मीटर है। यानी इस 100 मीटर की, तो इस पूरी अरावली पहाड़ी का ये जो आखिरी हिस्सा है, अगर हम इस एरिया को कवर करें, इस पूरे एरिया में आप किसी भी तरीके से कोई भी खनन नहीं कर पाओगे, माइनिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये परिभाषा बाकी राज्यों में लागू हो गई, ठीक है, तो इससे एक नुकसान है कि अगर कोई पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, 95 मीटर है या 99 मीटर है, वहां आप माइनिंग कर सकते हो, खनन कर सकते हो। इस प्रकार अरावली का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए ये मुद्दा अभी जो है वो न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट में है, चर्चा में है और पूछा जा रहा है। जो मेन मुद्दा है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है ना, सब यही बोल रहे हैं कि अरावली खोद दी और ये कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल है क्या, उसमें कानूनी प्रक्रिया में ये आज से नहीं है पेच। ये आप सोचो कि ये कब का है, ये 2006 की कहानी है। अब न्यूज में आ गया, लाइमलाइट हो गया, लिखा ना कि सहमति, जैसे कि 9/1/2006 को राजस्थान ने लागू किया था, बाकी राज्य भी इसी पे आ गए, बाकी राज्य भी इसी पे आ गए। तो एक तो ये आ गया निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भू आकृति को खनन की अनुमति है ना। क्योंकि अगर पहाड़ी इसी की डेफिनेशन में नहीं आया तो आप खनन कर सकते हो, पहाड़ी की डेफिनेशन में आया तो खनन नहीं कर सकते। इसीलिए ये मुद्दा अभी चर्चा में है। तो अब अपने पास तीन तरह के क्वेश्चन हो गए एग्जाम पॉइंट के, कि अरावली क्या है, एक फोल्ड ओल्ड मतलब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा का उसका विस्तार कहाँ है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यानी दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान गुजरात तक वो फैली हुई है। तीसरा है कि अगर कहा जाए अभी मेनली कितने जिले हैं, ठीक है, 37 जिले। चौथा कि अगर कहा जाए कि इस नियम की जिसकी बात की जा रही है इसकी रिपोर्ट किस पर बेस्ड है, तो रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण। आज ये इतना कॉमन है कि अगर मैं यहाँ से रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण करूँ टाइप, तो ऑलमोस्ट अभी जितने रिजल्ट्स मिलेंगे वो सब अरावली के मिलेंगे। देखा, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा 100 मीटर से ऊंचा फार्मूला कहा गया, ये कोई आज तक की न्यूज़ है। ऐसी ना जाने कितनी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये सब अभी न्यूज़ में इनमें से किसी को भी खोल लिया जाए तो हमें वही चीज आई कि जैसे लिखा ना कि आसपास की जमीन 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी, फार्मूला राजस्थान में 2003 से लागू। अब ऐसे बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स हमको मिल जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो किस रूप में हो सकता है वो देखने वाली बात आपको, तो आप कम से कम इतना ये याद रखिएगा, इसमें एक अच्छा, ये अच्छा हेल्दी क्वेश्चन आपको जो है वो बन सकता है। कोशिश करिएगा कि अरावली के अंतर्गत आने वाले प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ है वो, उनके नाम आपको अगर पता हो, अरावली के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम आपको पता हो, तो आने वाले समय में एग्जाम में आपको काफी स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है मिल सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर अगला है 25 दिसंबर को वन लाइन है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो वन लाइन है ना। 25 दिसंबर, एक सेकेंड, 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कहाँ आयोजित किया गया है ना, इन जी ग्वालियर में। ये ऑलमोस्ट आपने सबने पढ़ ही लिया होगा, काफी उसमें पोस्टर लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहभागिता और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, वन लाइन का, अंदर जाने की जरूरत है नहीं, मतलब इतना ही हमारे लिए काफी है। अगला है, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, तो वो जाने माने साहित्यकार थे, ज्ञानपीठ से सम्मानित थे। इसीलिए ये क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ज्ञानपीठ तो आपको मालूम है कि साहित्य के क्षेत्र में अपने आप में शिखर है, सबसे बड़ा सम्मान है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रख्यात लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन निधन पर शोक व्यक्त किया गया। दूसरा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का संबंध हमारे ही पड़ोसी राज्य से, यानी छत्तीसगढ़ से था।
तो उससे भी एक क्वेश्चन जो है वो हमसे लिंक हो जाता है। ओवरऑल वो तो इतना मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बट मेन जो है अगर कहा आ जाए कि उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, मतलब इसमें हमको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक डोपिंग डोपिंग के केस किस देश में दर्ज किए गए? ठीक है, चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी। तो आंसर है इसका भारत। अब एक्चुअल देखिए, पहले तो देखिए जनसत्ता में रिपोर्ट देखिए आपको कि डोपिंग की शर्मनाक हैट्रिक, भारत लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा केस, 260 एथलेटिक्स 2024 में प्रतिबंधित दवाओं के लिए पॉजिटिव पाए गए। है ना, दुनिया में किसी भी दूसरे देश में डोपिंग की संख्या 3 अंक से ज्यादा नहीं। अब टेक्निकली जो अगर कहा आ जाए कि कहानी ऐसी है कि हम अगर कहें कि पूरी तरीके से हम ही गुनाहगार हैं, तो ये भी गलत है। एक्चुअल क्या है, जो दूसरे देश है ना, खासकर विकसित देश, वहाँ तकनीकें इतनी उन्नत हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो अगर कहा जाए प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेता भी होगा, तो उनके पास, कोच के पास और अन्य चीजें इतनी ज्यादा एडवांस हैं कि वो आदमी जो अगर कहा जाए टेस्ट में ट्रैक ही नहीं होता। मतलब बहुत ही हाईली एडवांस काम कर रही है। ये बिल्कुल वैसा है कि यदि किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि शराब पीने के बाद जो आपका अल्कोहल टेस्ट होगा, किस कंडीशन में जो अगर कहा जाए वो नेगेटिव आ सकता है, किस कंडीशन में पॉजिटिव आ सकता है, कितनी पीने के बाद ऐसी जानकारी उसके पास हासिल हो तो वो कभी भी पॉजिटिव टेस्ट टेस्ट में ना आए यहाँ पर। तो वो भी है। हालांकि ये तो है कि केस ज्यादा है, बट ऐसा है कि हम ही केवल गुनाहगार हैं, तो ये गलत है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर ये एक बेसिक सी बात है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन तक आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया अंजदीप क्या है? युद्धपोत, पनडुब्बी, टॉरपीडो, सोनार। चारों जो है वो अगर कहा जाए नौसेना से जुड़े शब्द हैं। ये है एक युद्धपोत, और एक अंजदीप नाम का आइलैंड है कर्नाटका में, उसके नाम पर इसको ये नाम मिला। ठीक है, ये आपको आर्टिकल दिख रहा होगा कि भारतीय नौसेना में तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज अंजदीप शामिल किया गया। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कलकत्ता, ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया कि गार्डन रिच जो है वो सिविल बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ पर है? कैलकाटा में। ठीक है, द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित डैश 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 पनडुब्बी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाजों में से एक, यानी तीसरा अंजदीप जहाज 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। नीचे लिखा हुआ है कि जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप, अगर कहा जाए, द्वीप से लिया गया। अब आप सोचिए, जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि आईएएस में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आईएएस में क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी लाइन है वो पूछते हैं। सोचो अगर ये प्रश्न अगर आपसे इस साल यूपीएससी में आ जाए, अभी इसको स्कैप करके नहीं पढ़ा आपने, कि अंजदीप जो है वो आइलैंड कहाँ है, आप में से कितनों ने कितनी गाइडों में पढ़ा कि अंजदीप जो अगर कहा जाएगा आइलैंड कहाँ है? सोच के देखिए, आपके पास कोई किताब गाइड, कहाँ आपने कंटेंट में पढ़ा? नहीं, हम रीड ही नहीं करते इन चीजों। अचानक ये चीजें ऐसे हमारे सामने जो अगर कहा जाए आती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यदि हम उसको बहुत स्टैटिकली सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए पढ़े और सब्जेक्ट के साथ रिवाइज करते हुए पढ़े, तब जो अगर कहा जाए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, और मैंने ये बताया भी था कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी से जुड़े हुए क्वेश्चन दूसरे राज्यों से भी बनते हैं जुड़कर। जैसे मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन का सफल स्थानांतरण के कारण चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये जगह कहा जाए राजस्थान में है। मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले, मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, उसमें भी मैंने ये टॉपिक जो है वो कराया था। उसमें मैंने 4 नेशनल पार्क की कंपैरेटिव स्टडी पूछी थी आपसे, उसी से मिलता जुलता है कि पेज टाइगर रिजर्व सिवनी। ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 वर्ष आयु की एक बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया। ये स्थानांतरण वायु डैश डैश है, ये हमारे काम का नहीं, कैसे किया गया, क्या किया गया, वहां किया गया। हमारे लिए बस इतना काम का है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है या किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में है, बस इतना ही काम का है। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन एमपी के जनसंपर्क पर एक न्यूज है, उससे हमने इसको लिंक किया। और वो न्यूज से समझिए, खगोलीय विज्ञान के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डोंगला
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी चूंकि आधा तो ऐसे ही आपको पकड़ में आ गया कि खगोलीय विज्ञान है, तो ये उज्जैन में है। क्योंकि आपको मालूम है कि उज्जैन के पास जो कायथा है, और उसके ही पास है, उज्जैन के पास ही ये डोंगला पड़ता है। ये तो बारामीर से जुड़े हुए ऐसी जगह है कि आप सोच नहीं सकते। कायथा तो बारामीर की जन्मभूमि भी है। कायथा तो जो है, अगर कहा जाए कि एक पाषाणकालीन स्थल भी है मध्य प्रदेश में। यानी कायथा के दो वो है, एक तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल, मतलब जो मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ ताम्र पाषाणकालीन स्थल, उस समय से लगभग मोटा मोटा माने तो आज से 3500 साल पहले भी इंसानी बस्तियां थी वहां। और दूसरा अगर कहा जाए कि बारामीर, जो कि मध्य प्रदेश के जाने माने खगोलविद थे, उनसे। तो डोंगला, अब ये प्रश्न उज्जैन वाला लिया क्यों, इसको समझने के लिए ना, आंसर तो ये उज्जैन हो गया, अब लिया क्यों, तो हम यहाँ एक रीड करें। डोंगला में बनाया जाएगा विज्ञान अनुसंधान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र, मुख्यमंत्री यादव। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन उज्जैन जिले के ऐतिहासिक डोंगला पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा का खगोल विज्ञान एवं गणितीय अनुसंधान के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राचीन काल में से ही समय गणना, सूर्य गति, पंचांग निर्णय आदि का ये केंद्र रहा है। काफी न्यूज में रहा है। यहाँ पर अगर कहा जाए डोंगला, इसके पास जो अगर कहा जाए, डोंगला में एक वेधशाला भी है, जिसका नाम ही है डोंगला वेधशाला। यहाँ पर जिससे हम जो है वो अंतरिक्ष का अध्ययन भी कर सकते हैं यहाँ। तो वो भी है। दूसरा आपको ये, अभी वो वेधशाला भी अभी बनी। ठीक है, मतलब उसका उद्घाटन भी, जो नया उद्घाटन है वो भी अभी हुआ। तो यहाँ तीन चार चीजें आई। देखिए ध्यान से, उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में स्थित ऐतिहासिक ग्राम डोंगला कर्क रेखा पर है। तो पहला तो ये हो गया कि उज्जैन जिले से होते हुए भी कर्क रेखा जा रही है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है यहाँ पर कि डोंगला मीन टाइम का संबंध मध्य प्रदेश से किस किस जिले से है? तो ये जगह कहा जाए हो गया आपका उज्जैन से। तीसरा कि डोंगला में ही स्थापित पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला, जय, तो यहाँ पर आपका ये हो गया है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला का संबंध किस जिले से है या कहाँ है ये। तो ये जो है, जैसे अभी बोलते हैं ना कि वो विक्रमादित्य घड़ी यहीं भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर लगी। तो वैसे ये सब क्वेश्चन जो अगर कहा जाए, जैसे वैदिक घड़ी उज्जैन में हमने स्थापित करी, विक्रमादित्य घड़ी हमने यहाँ स्थापित करी भोपाल में, ये पद्मश्री श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला। अब इसमें क्या होता है, मान के चलो आपने क्वेश्चन स्कैप कर दिया, तो या तो डॉक्टर जो है वो वाकड़कर के साथ आप रायसेन चले जाओगे, क्योंकि उन्होंने भीमबेटका की खोज करी। यहाँ पर एक एक है कि जगह कहा जाए कि भैया रायसेन चले गए, या आप रायसेन नहीं गए, तो जगह कहा जाए कि आप मतलब अगर कहा जाए नीमच चले गए, क्योंकि उनका जो है वो संबंध तो नीमच से था, वो मतलब थे तो नीमच के। विष्णु पुरातत्ववेत्ता था मध्य प्रदेश में, अगर कहा जाए जो सबसे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जिसने वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश को पहचान दिलाई, वो डॉक्टर वाकड़कर थे, या जगह विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए आ सकता है। और तीसरा, कि अगर मान के चलिए आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है, तब आप पकड़ पाओगे कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला उज्जैन में होगी। वो कैसे पकड़ पाओगे, क्योंकि 1964 में डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने ही कायथा कल्चर को डिस्कवर्ड किया था। यानी कायथा में जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ पे मानव का तांबे के प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। हमारे पास बहुत सारे ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं, जिसमें से दो बहुत फेमस है, एक है नवदा टोली और एक है कायता। बाकी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, और भी हैं, बट अभी हम जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो जो कायथा है, उसका जो अगर कहा जाए कि संबंध जो है वीएस वाकड़कर उन्होंने ही खोजा है यहाँ पर। जो चैल्कोलिथिक कल्चर, कैल्को भी पढ़ते हैं चैल्को भी पढ़ते हैं, है ना, हिंदी में ताम्र पाषाणकारी। कई लोग चैल्कोलिथिक, स्पेल तो वही है CHALCLO, ठीक है, बट वो चैल्को कैल्को अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो वो भी एक लिंक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसको सोच पाएंगे वहां। और एक अच्छी बात जो मैंने बताई ना, इनमें से कोई भी ग्राउंड पर अगर आप फिट बैठ रहे हो, आपको अगर ये मालूम है कि कायथा की खोज वीएस वाकड़कर ने करी, तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर। और बाकी तो फिर मैंने बताया कि वेधशाला होगी तो उज्जैन के आसपास ही होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब किस रूप में पूछा जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया,
अभी इस वीक से मैंने शुरू, मतलब पिछले वीक से ही शुरू करा कि जो भी वीक की स्टडी हम करेंगे उस वीक में अगर कोई इंटरनेशनल नेशनल डे है तो उन डे के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी जो है वो अपनी जो है वो आर्टिकल में या लेक्चर में शामिल करेंगे। तो ये, तो जैसे हमने कुछ जो है वो डे यहाँ पर लिए, तो जैसे पहला डे है किसान दिवस, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। मतलब कोई पूछेगा भाई किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय की क्यों मनाया जाता है वो मैं बताऊंगा। दूसरा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये गलत है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण बनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो अगर कहा जाए नहीं मनाया जाता। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ये अगर कहा जाए 15 मार्च को, एग्जैक्टली क्या हुआ कि 1962 में इसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैनेडी, सबसे यंग राष्ट्रपति, स्मार्ट राष्ट्रपति थे। एसेसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हो गई थी। उन्होंने एक स्पीच दी थी कंज्यूमर राइट्स के ऊपर कि भाई उपभोक्ताओं के भी कुछ जो है वो अधिकार होना चाहिए। उसको जो अगर कहा जाए ऑब्जर्व करने के लिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो 1983 से सेलिब्रेट हो रहा है 15 मार्च को। कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, मतलब वर्ल्ड और नेशनल में कंफ्यूजन होगा। तो ये शुरू हुआ। उसके बाद जो अगर कहा जाए कि हर देश ने अपने अपने तरीके से कंज्यूमर राइट्स के ऊपर काम जो है वो करना शुरू किया। भारत में हमने कंज्यूमर राइट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए 1986 में, जिसमें हमने बाद में अमेंडमेंट भी किए। उस कंज्यूमर जो अगर कहा जाए प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम 24 दिसंबर को हर साल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को आता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे नहीं आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब ये वर्ल्ड नहीं है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि ये नेशनल है, ये नेशनल है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो हमको जो है अगर कहा जाए फिर उसके लिए मार्च में जाना पड़ेगा, 15 मार्च जो है हो जाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री अटल जी का जो है वो जन्मदिन है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। और वीर बाल दिवस अभी 26 दिसंबर को जो अगर कहा जाए, आज ये वीडियो तो 26 को ही बन रहा है, अपलोड कल सुबह होगा। अभी 26 तारीख को शाम का समय है, 7:49 पे अभी चल रही है क्लास। यहाँ पर अपलोड या अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा कल आपको। रात में अपलोड करते बच्चे देखते ही नहीं कह रहे ऐसे भी नहीं देखते। तो किसान दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, गुड गवर्नेंस डे और वीर बाल दिवस, ये चारों ही डे अब इम्पॉर्टेंट है। ये डे मैंने आपको इसलिए लिया क्योंकि अगर आप एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इस बहाने में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितनों को कंज्यूमर को 6 तरह के राइट्स हैं, वो 6 राइट कंठस्थ याद है? अगर नहीं है तो करिए, क्योंकि कंज्यूमर राइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगला तो है, जैसे ये मैंने जागरण जोश का एक आर्टिकल लगा दिया कि भारत में किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती जय, ठीक है, उस पर मनाया जाता है। और बाकी तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। क्वाड देशों के द्वारा अपना प्रथम क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, विशाखापट्टनम पोर्ट भारत, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, पर्ल हार्बर बेस जो अगर कहा जाए, आंसर जो है वो है एंडरसन एयरफोर्स बेस। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन की डेफिनेशन में आता है और आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन की डेफिनेशन में आएगा तो मतलब क्या पूछा जा सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड कंट्री कौन कौन सी है। देखो क्या है कि चीन की जो मोनोपली थी पैसिफिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसको तोड़ने के लिए कुछ देशों ने मिलकर, कुछ देश का मतलब है कि यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में चार ही है, क्वाड्रिलेटर एक ग्रुप बनाया है इन्होंने। इन चार देशों ने मिलकर एक ग्रुप खड़ा किया जिसे क्वाड कहा जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक में चीन की जो मोनोपली है उसको तोड़ा जाए और बेहतर इनके बीच जो अगर कहा जाए सिक्योरिटी डायलॉग्स, ठीक है, पे काम हो। यानी सुरक्षा से संबंधित जो है वो अगर कहा जाए मल्टी, मतलब जो कहते हैं ना कि सेक्टर में ये एक दूसरे के साथ काम कर सके, उसके लिए इस दिशा में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया चारों ने मिलकर कि फर्स्ट क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा। दो तरह से क्वेश्चन ये पंच कर सकता है। पहला कि क्वाड कंट्री के नाम पूछ सकता है,
यहाँ पर, और दूसरा अगर कहा जाए कि इस एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकता है, तो क्वाड कंट्री तो मैंने बता दी, एक जापान है, एक इंडिया है, एक यूएस है, एक ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों को मिला दे तो क्वाड बनता है। ठीक है, तो बाकी तो कुछ हमारे लिए और कोई काम का नहीं है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि दैनिक भास्कर में भी 20 तारीख को प्रेस रिलीज है, क्वाड देशों में पहली बार साझा लॉजिस्टिक अभ्यास। क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। तो ये बेसिक है, कुछ ज्यादा है नहीं। अगला भी वन लाइन का है क्वेश्चन, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी हैं? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्मृति मंदाना। ये बेसिक है, मतलब इनको आप वन लाइन फैक्ट के लिए कहीं लिख के रख लो तो ठीक है। मतलब बहुत अंदर वाली चीज नहीं है कि आप सोचोगे बहुत अंदर वाला कोई क्वेश्चन जो है वो उससे बन जाए, इतने में काम अपना चल जाए, बस एक से। इतने में हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो इसमें तो बहुत अंदर हमको जाना नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है कि इंडियन स्टार स्मृति मंदाना क्रिएट द हिस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वुमेन T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन विशाखापट्टनम ऑन संडे। ठीक है, वो मैच किसके खिलाफ हुआ, मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। ये छोटा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने किस देश की टीम को हराकर सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीती? तो आंसर है भूटान, सॉरी भूटान गलत निकल गया मेरे मुंह से, नेपाल। क्योंकि ये नेपाल में ही हुआ है ना। आपको पोस्टर लगा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब हैज द क्लीन टू टाइटल द, ठीक है, अगर कहा जाए SAFF वुमेन क्लब चैंपियनशिप 2025 यहाँ पर। और ये आपको दिख रहा है इन द फाइनल ऑफ, अगर कहा जाए दत्तरस स्टेडियम इन काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है, यहाँ हुआ। अच्छा क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं। फुटबॉल में हम अगर धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं तो ये हेल्दी क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है एग्जाम में। बट वन लाइन का ही, अंदर जाने वाला जो है वो बहुत ज्यादा है नहीं। अगला, हाल ही में चर्चा में रही सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। अब ये क्यों है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो समझिए। देखिए, अभी अगर हम आज की स्थिति में बात करें तो सबसे बड़ी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो रनिंग है वो हमारे ही पास है, मध्य प्रदेश के पास 1,000 मेगावाट का है। वो है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम पर 125 मेगावाट की 8 यूनिट काम करती हैं, इस हिसाब से वो अभी 1,000 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहा है। ये परियोजना उससे बड़ी है। ये अरुणाचल और असम की बॉर्डर पर है, यानी इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आंसर आएगा, असम भी। किसी एग्जाम में, मुझे याद तो नहीं, किसी एग्जाम में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, उसमें आंसर असम था, क्योंकि उसमें अरुणाचल उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन में, तो असम आ गया। दोनों अगर आ गए तो अरुणाचल असम दोनों लगाइए, और खाली अगर उनमें से कोई, अगर मान के चलिए ऑप्शन में अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ आ जाए, तब आप अरुणाचल लगाओ। तो ये जो है 2,000 मेगावाट, जब ये कंप्लीट फुल फर्निश्ड हो जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, तब ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगी। तो ध्यान से पहले इसको समझें कि 2,000 मेगावाट यानी इसमें 250 मेगावाट की 8 यूनिट है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि इंदिरा सागर डैम है हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें 125 मेगावाट की 8 यूनिट है, तो उसकी क्षमता हो गई 1,000। इसमें जो है वो 250 की हो गई 8, तो इसकी क्षमता हो गई 2,000, बिल्कुल जैसे इससे डबल। सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की इकाई 250 मेगावाट का वाणिज्य परिचालन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस इकाई के चालू होने से न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत और डेस 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 बाकी हमारे कोई काम का नहीं। हमारे काम का ये था कि टोटल जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, 2,000 मेगावाट। अभी हाल फिलहाल में कितने मेगावाट का प्रोडक्शन शुरू हुआ, 250 मेगावाट का। किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। किस नदी पर है? तो नदी के नाम से ही इस परियोजना को ये नाम जो है वो मिला है, सुबनसिरी। ठीक है, बस इतना ही हमको याद रखना है, इसके अलावा हमको इसके अंदर और कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक, वन लाइन का क्वेश्चन है, समझने वाला बिल्कुल नहीं है। आप किसी जगह रख के लिख के रख लीजिए
क्योंकि आजकल क्या होता है, मैच द कॉलम में चार किताब और चार लेखक पूछने की आदत डाली, हिस्टोरिकल किताबें भी पुरानी भी पूछने लगे, नई भी पूछने लगे। तो हो सकता है कि हमारे लिए काम आ जाए। तो वसुदेव देवनानी की किताब है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर, कि राष्ट्रपति ने सनातन संस्कृति की अटल संस्कृति पुस्तक का विमोचन किया। बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, पर अच्छा है क्वेश्चन, इसमें पांच छह क्वेश्चन बन सकते हैं। पांच छह कैसे बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 25 दिसंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल, पहला तो ये हो गया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ है, आंसर हो गया लखनऊ में। किस महापुरुष की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई? दूसरा हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? 65। तीसरा है कि ये तीनों, अगर कहा जाए, यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीनों की ही 65 65 फीट ऊंची ब्रॉन्ज जो है स्टेचू, यहां पर जो अगर कहा जाए लगाए गए हैं, तीनों के इस जगह के ऊपर, है ना। तो इस नजरिए से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको दिख रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 से 2025 अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मौके पर प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, मतलब ये 24 दिसंबर का प्रेस रिलीज है, हो गई है ये चीज। नीचे लिखा है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। ये क्वेश्चन यहाँ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये ओरिजिनल फोटो है प्रधानमंत्री जी की, जो खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे है। तीनों प्रतिमा दिख रही होंगी, अटल जी की प्रतिमा यहाँ पर, और बाकी दो महापुरुषों की प्रतिमाएं और है ना। और इसमें एक म्यूजियम भी है, एक ऑडिटोरियम भी है, बहुत कुछ है। वो हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ है ये क्वेश्चन आ सकता है, किस राज्य में ये आ सकता है, वहां प्रतिमा कितनी ऊंची है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्ष पूर्ण कर चुकी प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कुल कितने चरण हैं? दो, तीन, चार, पांच? अब इस पे तो हेल्दी क्वेश्चन बनेगा। इसमें टोटल जो चरण है वो है चार। इसको समझने के लिए हम चले गए इसके ओरिजिनल प्रेस रिलीज पर, स्क्रीन के ऊपर। सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हमारे लिए पूरा तो काम का है नहीं कि हम पूरी एक एक लाइन पढ़ें, बट हमें ये बात समझ पड़ी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया, तो ये पहली बात हो गई, यानी हमारे काम का कितना हम उतना ले रहे हैं। दूसरा है कि इसके अलग अलग फेज थे। पहला फेज वर्ष 2000 में आया, दूसरा फेज 2013 में आया, आपको याद नहीं रखना है। तीसरा जो फेज है, ये अगर कहा जाए, वो भी आपको 2019 में आया, ये भी आपको याद रखना। चौथा फेज अभी चालू है 2024-25 से 28-29 के लिए, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी चल रहा है फोर्थ फेज। ये फेज 2024-25 से 2028-29 तक के लिए है यहाँ पर। और काफी इसमें जैसे लिखा है कि 62,500 किलोमीटर के प्रपोज्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन होगा रोड का। कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं। और चौथा और आखिरी, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सामान्य स्थिति के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर 500 या उससे अधिक की जो अगर कहा जाए आबादी पर हम जो है वो ग्रामीण रोड उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स अगर कहा जाए, या ट्राइबल जो पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ 250 की आबादी पर भी हम रोड उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ये ऑलमोस्ट आपको याद रखना है। इसकी प्रॉपर एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा मॉनिटरिंग होती है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा। टोटली या तो चरण पूछेगा, या वो पूछेगा कि अभी कौन सा स्टेज उसका चल रहा है। ये पूछ सकता है कि चूंकि 25 साल पूरे किए हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष जो है वो की गई। ये भी प्रश्न, एक सेकंड इधर हो गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस नजरिए से ये क्वेश्चन एक हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है। चारों फेज है ना, कितना किलोमीटर वगैरह ये भी मत पढ़ना, ये मुझे नहीं लगता है कि आपको आएंगे। बट हाँ, एक अच्छा है कि एक योजना पे कुछ बन सकता है। अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया अमूल्य निम्न में से क्या है? तो पहले ध्यान रखिए, ये नौसेना में शामिल नहीं हुआ,
है ना। ये कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुई, दोनों बातें अलग अलग, नौसेना अलग है, कोस्ट गार्ड अलग है। तो ये क्या है, तो ये वन लाइन का है। ये है फास्ट पेट्रोल वेसल, गश्ती पोत है, तेजी से जो अगर कहा जाए, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है वो गश्ती करती है। किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ जो भी अब क्राइम हो रहा है, जैसे अगर कहा जाए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लें, उसमें समुद्री रास्ते बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उन समुद्री रास्तों की पेट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है, उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है ना। जैसे मुंबई अटैक या अन्य अटैक में देखो आप, समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया गया। उस नजरिए से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अमूल्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि आईसीजी, जो अगर इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन, जो अगर कहा जाए न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य। बस ये इतना याद रखना है। एक गश्ती जहाज है, गश्ती करेगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और क्वेश्चन इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन यूं तो लगेगा आपको थोड़ा सा अटपटा। बच्चों वाला तो ये हो गया कि भाई अभी हाल ही में के मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया, अभी इससे पहले इंदौर में हुआ, अब इंदौर के बाद भोपाल में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, पहले उसको मैं बता भी देता हूँ क्यों लिया, पहले उत्तर बता देता हूँ। उत्तर है इसका 26। यानी भोपाल मेट्रो के प्रारंभ होने के बाद भारत में कुल कितने शहरों में मेट्रो स्टेशन का संचालन हो रहा है, यानी अब टोटल कितने हो गए, तो इसमें आंसर है 26। यानी जब भी आपको याद रखे तो 26 आपको याद रखना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हम इस प्रेस रिलीज को पढ़ें, जिसके पहले पेज में क्या लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो सबसे ऊपर से प्रेस रिलीज को पढ़े, ऊपर है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का प्रेस रिलीज, यानी ये तो साफ है कि जो मेट्रो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं चला रहा है। जो शहरों में मेट्रो जैसे भोपाल इंदौर में चल रही, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन जो अगर कहा जाए का इनिशिएटिव है, यानी नगरीय प्रशासन से संबंधित राज्य के जो मंत्रालय हैं और केंद्र का जो मंत्रालय है वो चला है। दूसरा, केंद्र सरकार ने अगर कहा जाए कि इसमें जो अगर कहा जाए कि प्रेस रिलीज जारी किया है, यानी ये केंद्र और राज्य दोनों की ज्वाइंट वेंचर है, दोनों की शेयर होल्डिंग, इसमें केवल केंद्र का भी नहीं है, राज्य का भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, नीचे लिखा है कि भोपाल भारत का 26वां शहर बना जहां मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है, यानी कुल अब हमारे यहाँ 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं जो है वो संचालित होने लगी। और चौथा, जो एमपी का किसी वन लाइन पेपर में पूछ सकता है कभी, कि भोपाल मेट्रो की कुल लंबाई 30.8 किलोमीटर है, जो 2 कॉरिडोर डिपो में शामिल है। ये कभी आए तो आए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आईटी साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला वाला। यानी जो भी आईटी और साइबर क्राइम के हम जो वीडियोस वगैरह देखते हैं या क्वेश्चंस देखते हैं, उनमें ये क्वेश्चन लिंक करेगा। 1 लाख रुपए से अधिक राशि के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर जीरो एफआईआर। अभी तक एफआईआर नहीं होती थी, केवल एप्लीकेशन। आप जो अगर कहा जाए कि आवेदन करते थे और वो कहते थे हम कार्रवाई करेंगे, अब एफआईआर का कंसेप्ट कर दिया उन्होंने। व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आंसर है इसका सेकंड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इसमें तीन चार चीजें हैं वो समझ लीजिए। प्रधानमंत्री के साइबर सुरक्षित भारत विजन को साकार करती E0 एफआईआर। E0 जो मतलब अगर कहा देखो, जीरो एफआईआर तो आप समझते हो, क्राइम कहीं भी हुआ हो, ठीक है, व्यक्ति को अगर जैसे मान के चलिए कि कोई जीरो एफआईआर को ऐसे समझिए कि मान के चलिए क्राइम जैसे सपोज भोपाल में हुआ और आप दिल्ली पहुंच गए और आपको एफआईआर करना, वो कहेगा साहब आप भोपाल जाओ, नहीं, आप वहाँ एफआईआर लिख लोगे, वो एफआईआर यहाँ पर पहुंचा दी जाएगी। जीरो एफआईआर कहीं भी हो सकती है दर्ज, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसी में अब E0 एफआईआर का कंसेप्ट इन्होंने लेकर आया। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए से अधिक की राशि के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर लागू होगी E0 एफआईआर। दिल्ली के बाद E0 एफआईआर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य। एक क्वेश्चन ये हो गया, यानी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन गया। कब आया, सुशासन दिवस पर। ये मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में जो है वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर। और बाकी तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने इसके पहले भी गोल्डन आवर, जो शुरुआती जो अगर कहा जाए टेक्निकली, अगर कहा जाए कि जो शुरुआती घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो साइबर ठगी के बाद पहले 2 घंटों को गोल्डन आवर माना जाता है, साइबर उसके अंदर, बाकी कई जगह 1 घंटा भी होता है गोल्डन आवर। ठीक है, यहाँ पर साइबर ठगी की बात कर रहे हैं उसमें। और इसमें जो अगर कहा जाए कि लिखा हुआ है
कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते ही मामला खुद ब खुद एफआईआर में तब्दील हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जब आप शिकायत करते थे तो केवल आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता था और उसमें कुछ ऐसा ज्यादा होता नहीं था। अब वो अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का मामला है तो वो एफआईआर में चला जाएगा। अच्छा है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। साइबर क्राइम को रोकने में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनिशिएटिव तो जो है वो शुरू हो ही रहा है यहाँ पर। उत्तर मध्य राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 1 लाइन का है। अगर आप में से कोई अभी सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम को प्लान कर रहा है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, भोपाल वाला। बाकी क्वेश्चंस की मतलब बाकी एग्जाम में इसका कोई जो है वो वेटेज नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन ये पूछेगा। जैसे लिखा है कि शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक उत्तरी एवं मध्य राज्य भोपाल में 20 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइन का है, आप रखो। तो ये क्वेश्चन 1 साल के लिए बहुत अच्छा है। और इस बार की थीम तो बहुत अच्छी है इसलिए आएगा ये क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि शायद पीएससी ही पूछ ले। 25 दिसंबर को आयोजित सुशासन दिवस, हम जानते हैं कि अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन जो है अगर कहा जाए संस्थान भी भोपाल में उसी दिशा में काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है। भोपाल में एक होटल ताज है, उसी के जस्ट पास में जो अगर कहा जाए ये भदभदा के पास पड़ता है। जो भोपाल के नहीं उनके लिए जानकारी के लिए मैं बता दिया। तो इस बार का जो थीम है वो है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टू बर्ड विलेज, बाकी हिंदी और इंग्लिश में थीम तो प्रशासन गांव की ओर ही आएगी। ये थीम इसकी रखी गई है। हम अलग अलग जगह पर देख सकते हैं गुड गवर्नेंस वीक 2025 ऑब्जर्व इन 19 to 25 दिसंबर अंडर प्रशासन गांव की और कैंपेन। तो ये उस नजरिए से इस बार का मोस्ट आईएमपी हो सकता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ। अगर हाल ही में भारत के किस राज्य में 2026-27 के लिए रोलिंग बजट को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश। ये भारत में पहला रोलिंग बजट क्या होता है इसके लिए आप मेरा जब इस बार का बजट आए तो बजट के समय में हर साल वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पूरा समझाऊंगा रोलिंग बजट क्या होता है, कैसे वो ट्रेडिशनल बजट से अलग है। कई तरह के बजट होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग होती है, रोलिंग बजटिंग होती है। रोलिंग को बोलते हैं अनवरत, एक के बाद एक योजना पर हम फंड करें। जैसे आपको याद होगा कि वो जब इंदिरा गांधी जी के हाथ से सत्ता गई और भारत में जनता पार्टी की सत्ता आई तो उन्होंने वो पंचवर्षीय प्लानों को कन्वर्ट कर दिया था रोलिंग प्लान में। और फिर भारत में अनवरत योजनाएं बनी थी। वैसा ही है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीन पर चूंकि हम पहला इनिशिएटिव कर रहे हैं, ऊपर की पहली लाइन पढ़िए, रोलिंग बजट बनाने वाला मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य। तो अभी क्या होता है कि अब वो बनेगा तो कब? वो मार्च में बनेगा। अभी हमारे पास 3 महीने हैं। लेकिन 3 महीने में अगर कोई क्वेश्चन पेपर आ गया जनवरी में ही, उसने पूछ लिया कि भाई कौन से राज्य में निर्णय लिया गया है, अब हम कंफ्यूज हो गए कि हमारा राज्य है कि नहीं है। तो हमने जब बनेगा तब हम दिमाग लगाएंगे। तो नवाचार के रूप में 2026-27 के बजट अनुमानों के साथ 27-28 28-29 के सांकेतिक बजट अनुमान भी, यानी एक के बाद एक, यानी 3 साल के रोलिंग अनवरत 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करेंगे। ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। क्या होगा वो तो तब मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। तो चूंकि अभी इस पे चर्चा है इसलिए कहानी ठीक ठाक। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया? बैतूल, धार, झाबुआ और ए और बी दोनों। तो बैतूल और धार दोनों में। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में पीपीपी मॉडल पर आधारित जो अगर कहा जाए चिकित्सा महाविद्यालयों का भूमि पूजन में भाग लिया। अभी पहले तो समझ लो ये पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस तरह के मॉडल का इंट्रोडक्शन भारत में सही तरीके से हुआ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। एक्चुअल क्या हुआ, 1991 से पहले तक भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से अगर कहा जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के कंट्रोल में था, जिसको लाइसेंस राज के नाम से ज्यादा जाना जाता था। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, जो आपने शायद इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे तो बहुत अच्छे समझते होंगे, जो नहीं समझते होंगे भुगतान संतुलन संकट बोलते हैं। कि हमने हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया और इंपोर्ट इतना बढ़ गया कि हमारा भुगतान संतुलन बिगड़ गया।
उसके बाद भारत सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए, जिसमें पीपीपी, एलपीजी जैसे मॉडल हमने अपनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एलपीजी मॉडल। अब आप कहोगे इसके बाद भी मुझे पीपीपी तो नहीं समझ पड़ा। सिंपल सी लॉजिक है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक जमीन है, लेकिन मेरे पास अभी फंड नहीं है उस जमीन पे मेडिकल कॉलेज खड़ा करने का। आप एक जाने माने उद्योगपति हो, मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई आप बनाओ, जमीन हमारी लो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज करो, कंस्ट्रक्शन खुद करो, हमारा और आपकी शेयर होल्डिंग रहेगी। जब आपका पूरा पैसा सब कुछ खर्चा सब निकल जाए तो हमको ट्रांसफर कर देना बाद में, ठीक है, या हमारे बीच में ट्यूनिंग में चलता रहे। इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलता है जो है, तो उसमें क्या होता है, सरकार का कंट्रोल 100% नहीं होता। जैसे आजकल आप हाईवेज पे रोड देखते हो ना, ये पीपीपी का ही एक रूप होता है जिसको बोलते हैं बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। भाई रोड है हमारे के लिए, साहब आपके रोड तो बड़े खराब है। सरकार ने कहा यार ये रोड बनाने के लिए तो 5,000 करोड़ चाहिए, मेरे पास है ही नहीं। कोई प्राइवेट एजेंसी आ गई कि साहब हम लगा देंगे, 5,000 करोड़ रोड एकदम बिल्कुल चकाचक कर देंगे, लेकिन वो 5 करोड़ है, करोड़ हम वसूलेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने उसको टेंडर दे दिया, उसने रोड बना दिया। रोड बना के उसने टोल वसूलना शुरू कर दिया यात्रियों से। तो पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट है वो बनाने वाला, पब्लिक हो आप, है ना यहाँ पर। अब वो जब टोल का पूरा उसका खर्चा निकल गया, उसने ट्रांसफर कर दिया हमको, सरकार को, तो टोल उस पे से हट गया। ऐसी चीजें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हिंदुस्तान में बहुत जगह चल रही हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, दोनों हैं। ओवरऑल मेडिकल इंडस्ट्री को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी एक अच्छी खासियत होती है कि उनके पास अपना खुद का एक हॉस्पिटल चेन भी होता है ना, तो वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं और कई तरह के रिसर्च भी होते हैं। उस नज़रिए से ठीक ठाक है ये। तो ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, आज धार बैतूल में नींव, कुल 4 बनेंगे। यानी टोटल जो अगर कहा जाए 4 इस तरह के मेडिकल कॉलेज जो है तैयार किए जाएंगे, 2 की नींव रखी गई। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, यहाँ पर किस रूप में पूछेगा वो मुझे भी नहीं मालूम। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम याद रखना है, जर्मनी भी याद रखना है, मिशेला मिची बेंथोस का नाम भी याद रखना है। तो मिशेल मेंची बेंथोस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बन गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? आंसर इज जर्मनी। मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट, आप इसको रख लो इमेज में, जो है वो के आएगा ही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जब भी देखिए क्या होता है ना, कुछ अगर किसी भी जो अगर कहा आ जाए इंडस्ट्री में कुछ नया होता है, तो उससे क्वेश्चन जो अगर कहा जाए बनता ही है, ये आप याद रखिएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें से अच्छा क्वेश्चन जो है वो निकल कर आता है। जैसे मैं इसको एक सिंपल वे में समझाऊं, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, डेनिस टीटो जो कि एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे, वो उनको लगा कि मुझे स्पेस में जाना है। अब वो कोई एस्ट्रोनॉट तो थे नहीं, तो एज ए वो टूरिस्ट स्पेस में गए। मतलब वो अगर कहा जाए एक पर्यटक के रूप में स्पेस में गए। ये बात मेरे हिसाब से 20-25 साल की, 2000-2001 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन 20-25 साल पुरानी बात है। जब वो स्पेस में एज ए टूरिस्ट गए तो वो इतिहास में अमर हो गए। ये वो समय था जब हम लोग पीएससी की तैयारी, मतलब मैं भी पीएससी की तैयारी जो अगर कहा जाए कर रहा था, उस समय कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि डेनिस टीटो का संबंध किससे है, स्पेस फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, टूरिस्ट का नाम क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक का नाम क्या है। और उसके बाद आश्चर्य की बात है कि जो स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री वो ऐसी तेजी से चली कि ना जाने कितने लोग उसके बाद स्पेस में एज ए टूरिस्ट जो है अगर कहा जाए यात्रा कराया, यानी पर्यटन, अगर पैसा है तो स्पेस टूरिज्म एक नया सेक्टर खुल गया। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो पंच हो सकता है। तो ये मुझे लगता है या तो नाम पूछेगा, या जो अगर कहा जाए कंट्री पूछेगा, जो भी अब पूछ ले वो उनके ऊपर है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पंच किया जाएगा। अगला जो है वो 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट आईएमपी है। 3 प्रश्न हैं इसके अंदर। पहला तो कहाँ आयोजित किया गया? मथुरा में, जालंधर में, ग्वालियर में, आगरा में। तो आंसर है इसका जालंधर पहला। दूसरा कि चूंकि 150 है, यानी कि इस सम्मेलन की शुरुआत 1875 में हुई, यानी ये हमारे लिए एक और क्वेश्चन हो गया कि ये सम्मेलन कब शुरू हुआ, तो ये 1875 में इस सम्मेलन को जो है वो शुरू किया गया। ये एक अच्छा जो है वो क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। ये भी एक एग्जाम में जो है वो पंच कर सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने खुद 2 जगह से लगाया।
पंजाब में देश का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर में शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक हो गया। दूसरा, अगर हम नीचे जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्यटन मंत्रालय मतलब की वेबसाइट पर देखें, तो श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा, तो ये आपको दिख रहा है कि ये कितना, ये कहाँ होता है, सराउंडिंग द जगह टेम्पल ऑफ देवी तालाब जालंधर। ठीक है, वहां 1875 से ये प्रक्रिया, ये तो क्या है कि पुराना इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, इसलिए 146 लिखा दिख रहा। तो 1875 टू 2025, ये पूरे जो अगर कहा जाए 150 साल पूरे कर चुका। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, या इसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यहाँ पर। अगला, किस देश के द्वारा, ये वन लाइन का है। मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन काम का होता नहीं, बट लिख के रख लेना चाहिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी भी आप मेरी क्लास का करंट अफेयर्स करते हो, तो रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ऐसे कलर रख लिया करो। आप जो अगर कहा जाए ब्लैक पेन का यूज कर लिया करो कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये रेड पेन का। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड से लिख लिया, जो बिल्कुल ही काम का नहीं उसको ब्लैक पेन से लिख लिया, और जो बहुत थोड़ा बहुत काम का उसको ब्लू से लिख लिया। तो एग्जाम के समय अपन ने रेड और ब्लू याद करके चले गए, ब्लैक को छोड़ गए। किस देश के द्वारा 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आंसर जो है वो है इसका रशिया। अब ये कहानी बिल्कुल वैसी है मुझे लगता है, ये जैसे कहते हैं ना कि हर चीज घूम कर वापस वहीं आ रही है। तो आपको ये, इसकी कहानी ऐसी है कि स्पेस वॉर जब शुरू हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए क्या कह रहा है। रशिया प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट ऑन मून बाय 2036, यूएस वांट टू डू इट फास्ट। तो यहां पर लिख रहा है कि अमेरिका तो 2030 में प्लान कर रहा है, और ये 2036 में कर रहा है। तो उस हिसाब से मैंने अमेरिका नहीं डाला, लेकिन चूंकि अभी न्यूज में जो अगर कहा आ जाए कि मतलब क्या बोलते हैं कि इसका संबंध है अ, रशिया का, तो इसीलिए जो अगर कहा आ जाए कि हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब ये कहानी कैसी है ऐसे समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन, उस समय रूस नहीं हुआ करता था, उस समय सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि वो दोनों महाशक्ति बन चुके थे। रशिया भी अपना जो है वो, यानी सोवियत यूनियन भी अपना न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट कर चुका था। अब वो एक दूसरे से सीधे तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अमेरिका को लग गया था कि सोवियत यूनियन के पास भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। तब उनके बीच में कई तरह की जंगें शुरू हुई, जो अप्रत्याशित रूप से जो अगर कहा जाए इनडायरेक्टली चल रही थी, जिसमें से थी एक स्पेस वॉर, कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कौन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो स्पेस में जो अगर कहा आ जाए कि दुनिया का जो फर्स्ट जो अगर कहा आ जाए सैटेलाइट, वो जो है अगर कहा आ जाए लॉन्च कर दिया किसने, सोवियत यूनियन ने। दुनिया, आपको मालूम होगा कि कभी भी जैसे आपको कोई पूछ ले कि भाई जो है वो स्पुतनिक, क्योंकि स्पुतनिक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो वो क्वेश्चन भी आपको इस तरह के एग्जाम में आते हैं, वो भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे फर्स्ट सैटेलाइट नेम, तो सोवियत यूनियन ने स्पेस वॉर की शुरुआत करी स्पुतनिक से। स्पुतनिक 1957 में लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट था। अमेरिका देख रहा था, उसको लगा कि अब हमें करना है। सोवियत यूनियन यही नहीं रुका, सोवियत यूनियन एक कदम और आगे बढ़ा। उसने 1961 में यूरी गागरिन को वॉस्टॉक 1 से स्पेस में भेज दिया, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बन गया यूरी गागरिन। अब तो जो अगर कहा जाए अमेरिका तिलमिला उठा 61 में। उस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे वो थे जो अगर कहा जाए आपके जॉन ऑफ कैनेडी। जॉन ऑफ कैनेडी ने कहा कि भाई ये अंतरिक्ष में जा चुके हैं, अब हमें अंतरिक्ष से ऊपर जाना है। मतलब हम अंतरिक्ष में अगर भेजेंगे तो हम दूसरे ही कहलाएंगे, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हम पहले कहला जाएं। तो कहा कि अब हम चांद पे जाएंगे। तो जॉन ऑफ कैनेडी ने घोषणा कर दी कि हम इंसान को जो है वो चांद पे भेजेंगे। इसी दौरान जॉन ऑफ कैनेडी की हत्या हो गई। लेकिन अमेरिका ने उनके सम्मान में कि भाई उनने कह गए तो करना, और उन्होंने इंसान को चांद पे भेज दिया।
यहाँ पर है ना, तो नील आर्मस्ट्रांग, वो आपको याद ही होगा ना। तो उस तरह से ये जो होड़ होती है देशों की, उसका फायदा पूरी मानव सभ्यता उठाती है, लेकिन तब जब विकास के लिए होड़ हो रही हो। ठीक है, विकास के को करने के लिए हो रही हो, नाश के लिए हो रही हो तो कुछ नहीं होगा। तबाही के हथियार बना रहे हो तो फिर तो जो सभ्यता का पतन ही करेगा और उनको खत्म ही करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात है जो मुझे लगता है कि आपको जो है वो याद रखना चाहिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच हो सकता है। तो मैंने एक रफली इसलिए बता दिया कि मतलब कैसा वो 2030 में प्लान कर रहे हैं तो कैसे ये 2036 में प्लान कर रहे हैं, इनके बीच में तो ये चल ही रहा है यहाँ पर। अगला वन लाइन का है, हाल ही में अनु गर्ग को भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उड़ीसा। वन लाइन का समझने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर, चूंकि पहली हैं और महिला मुख्य सचिव हैं, इसीलिए प्रश्न जो है वो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, फरवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर। मैंने चारों, आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिए, चारों राज्य वो लिए जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी है यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट बहुत होता है। तो आपको दिख रहा होगा 14 फरवरी से होगी शुरुआत। लोगो, थीम, मस्कट ये लॉन्च हुआ अभी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। ऑफिशियल मस्कट जो है वो है मोरवीर, नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ी कल्चर में माहौल से गहराई से जुड़ा हुआ शब्द है। मोर जिसका अर्थ होता है मेरा या हमारा, और वीर का मतलब होता है हिम्मत। ऐसे में मोर वीर यानी जगह कहा जाए, आप समझ ही सकते हैं। और फिर इसमें क्या गेम होंगे, कौन सा स्टेट आगे आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये हम फरवरी में डिस्कशन जो है वो करेंगे। पर अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। वेगई नदी के किनारे यूपीएससी को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आएगा। वेगई नदी के किनारे मेरा बहुत मन करता है यूपीएससी के हिसाब से चीजें पढ़ाने का, बट क्या है कि बच्चे देखते नहीं, उनको बहुत छोटी चीजें पसंद हो जाती हैं। वन लाइन का एकदम जल्दी जल्दी रैपिड आंसर तक चला जाए, फिर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हम उस नजरिए के सोचने के लिए कि हम वहां तक जाएं। वेगई नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल की झाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु में अभी चर्चा में है। वेगई रिवर के जो फ्लड एरिया था उसमें दबे हुए कुछ पुरातात्विक स्थल मिले हैं और न्यूज में काफी है। उनका उत्खनन, सॉरी, उत्खनन अभी हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में क्वेश्चन है। इस तरह से इस वीक के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जाते जाते आपको बता दूं, बहुत रिक्वेस्ट है कि अब इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 की रणनीति का वीडियो आएगा संडे को। इसमें मैंने शुरू में भी बोला है कि 3 साल के पेपर को विस्तार से समझाऊंगा, विस्तार से, और पूरे यूनिट 1 को डिकोड करूंगा। ऐसे 5 वीडियो में पूरा एमपीपीएससी का प्री का सिलेबस डिकोड करूंगा, A to Z। A to Z जो अगर कहा जाए ये चीजें जो है वो की जाएंगी। और हर एक बात, जैसे अगर कहा जाए ये डायरेक्ट एक्शन डे, पूरा समझाऊंगा कि आखिर क्या ऐसा हो गया, क्या घट गया, कि बेबेल प्लान में क्या ऐसा था कि मुस्लिम लीग इतनी घबरा गई कि अब उसको लगा कि अब तो पार्टीशन होने की स्थिति नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को जो है वो करा। और उसके बाद जो अगर कहा जाए कि कम्युनल रॉयट्स ऐसे खतरनाक, खासकर जो अगर कहा जाए कलकत्ता मैसेकर, कलकत्ता का उसका नाम ही है कलकत्ता मैसेकर, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे में आपसे अब यही प्रश्न पूछ ले, कलकत्ता मैसेकर, अरे यार, कलकत्ता नरसंहार, तो ये उस डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये पूरी स्टोरीज में आपको देखो ऑटोमेटिकली आ गया डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पर। ये पूरी स्टोरीज में आपको लिंक करके बताऊंगा कि क्यों अभी न्यूज में रहे क्वेश्चन। इनमें 50% क्वेश्चन कैसे करंट से आप तैयार कर सकते थे, वो सब है। पर इसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे, इस करंट अफेयर्स के वीडियो के नीचे एक वीडियो की लिंक अटैच मिलेगी। वो वीडियो होगा आपका लास्ट 10 ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का। वो 10 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए एक दिन में, और उसमें ये 3 साल के और एड ऑन कर लीजिए। इस तरह से 13 साल के हिस्ट्री, इंडिया और एमपी के क्वेश्चन तैयार, और उनसे जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन की स्टोरी तैयार। ये जितने क्वेश्चन है ना जो भी मैं आपको कराऊंगा, सबकी स्टोरियां सुनाऊंगा। जैसे अगर मैं दुर्गेश नंदी बता रहा हूं तो मैं उस उपन्यास का ग्राउंड भी बताऊंगा।
बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बताऊंगा, उनके अन्य उपन्यास अभी कैसे जो है वो आनंद मठ चर्चा में आ गया, कैसे सन्यासी विद्रोह की जो है वो बात अभी न्यूज में आ गई, कैसे वंदे मातरम की बात आ गई, तो आज क्यों सन्यासी विद्रोह का क्वेश्चन आ सकता है, आज क्यों आनंद मठ का क्वेश्चन आ सकता है, वो सब जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे अष्टांग योग है, तो अंतरंग साधना, अंतरंग मतलब अंदर से, धारणा कहाँ होती, बाहर होती कि अंदर होती। आपने धारणा कर लिया, आपने धारणा कर लिया कि नहीं मुझे तो 2 घंटे अभी सर की क्लास अटेंड करना है, धारणा है ना। तो आपको जो अगर कहा जाए ये पता होना चाहिए कि अंतरंग और बाहरंग क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा सब आपको, ऐसे समझाऊंगा कि प्रश्न में तुक्का भी लगाएं तो कैसे लगाएं, एग्जाम में आंसर तक जाएं तो कैसे जाएं, ऐसे। बहुत धन्यवाद। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बहुत ही बढ़िया हेल्दी शानदार बैच मेरा चल रहा है, ऑनलाइन बैच। सुबह 5:30 to 7:30 लाइव क्लास लेता हूँ डेली, मंडे टू सैटरडे। और उस लाइव क्लास को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का अलग ही मजा आता है। ऐप के ऊपर कोर्स है, उसमें एक बड़ा हिस्सा रिकॉर्डेड भी है और डेली लाइव क्लास भी होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज उसके साथ अटैच है, यानी फ्री है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेनी या एमपी जीके का कोर्स लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी एग्जाम के लिए, तो वो भी आप ऐप के द्वारा नीचे स्टोर फीचर पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद। और बार बार रिक्वेस्ट है कि वो जो 10 साल का हिस्ट्री का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये अब जो 3 साल वाला है उसको समझने का मौका बहुत अच्छे से मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कम से कम चैनल के बारे में बताइए। अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, कम आते हैं कमेंट लेकिन अच्छे आते हैं। खुशी होती है कि जहाँ तक भी जा पा रहे हैं सही जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। सबको धन्यवाद।